जय हिंद। वेलकम टू टुडेज़ वीडियो। आज हम बात करेंगे इजराइल और ईरान के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसके ऊपर, क्योंकि ये कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा मेस्ड अप हो चुका है और इसको प्रॉपरली फॉलो करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है कि मतलब कब कौन सा क्या हुआ, अभी क्या चल रहा है, बहुत बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है। जब से इस कॉन्फ्लिक्ट के अंडर यूएस ने एंट्री मारी है, तब से ये बहुत ज़्यादा पेचीदा हो चुका है। और वैसे भी अभी ट्रम्प की बात कोई सुन नहीं रहा है, जो एक अलग टॉपिक हो जाता है। तो आज इस वीडियो में हम ये जो कॉन्फ्लिक्ट है इसके बैकग्राउंड को समझेंगे और अभी टाइमलाइन को देखेंगे कि कब कौन सा क्या हुआ और अभी करंटली क्या डेवलपमेंट चल रहा है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले थोड़ा बैकग्राउंड समझ लेते हैं। ये जो इजराइल और ईरान के बीच में जो मुठभेड़ है, जो कि कॉन्फ्लिक्ट है, ये कोई आज का कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, बहुत पुराना कॉन्फ्लिक्ट है। मेनली ये आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट है, क्योंकि ईरान का मोटिव है कि इजराइल को हम देश ही नहीं मानते हैं, क्योंकि वो यहूदी के ऊपर कोई प्रॉब्लम है उसका, ठीक है ना। वैसे मैं आपको बता दूं कि 1979 जो कि ईरानियन जो रिवोल्यूशन हुआ था, इस्लामिक रिवोल्यूशन, उसके पहले ईरान और इजराइल दोनों दोस्त थे। पर अभी करंटली सिचुएशन वैसा नहीं है, मतलब 1979 के बाद। तो इसराइल के तो ईरान के पर्सपेक्टिव से अगर बात करूँ तो वो इसराइल को अपना आइडियोलॉजिकल दुश्मन मानते हैं कि ये तो देश होना एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए। और अगर हम इसराइल की बात करें तो सिंपली उनका भी यही कहना है कि भाई ये तो हमारे लिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है, मतलब ईरान हमारे लिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है, वो हमको देश ही नहीं मानता है। और अगर इस देश के पास न्यूक्लियर मतलब पावर आ गया, न्यूक्लियर बॉम्ब का पावर आ गया, तब तो वो हमको कभी भी ख़त्म कर सकते हैं। तो इसराइल का कहना है कि ईरान हमारे लिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है, जो कि बहुत बड़ा है अपने आप में। तो इसीलिए ये जो वार है कि किसी एक के पर्सपेक्टिव से आप बात नहीं कर सकते, ये दोनों के अपने अपने सेल्फ इंटरेस्ट है। और बहुत डिकेड पुराना ये कॉन्फ्लिक्ट है। अभी तो डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, पर जो कोल्ड वॉर टाइप का चीज़ है वो अभी बहुत पहले से चल रहा है। तो डायरेक्ट अटैक के ऊपर आते हैं। तो बात है अक्टूबर 7 2023 की, 2023 अक्टूबर 7 की बात है, जब इसराइल और गाजा का जो वॉर है वो स्टार्ट हुआ। मैं आपको बता दूं कि जो हमास है, वो आपको पता भी होगा शायद, जो हमास है वो ईरान का एक प्रॉक्सी टाइप का है। मतलब अगर गाज़ा के ऊपर अटैक हुआ, मतलब ईरान ने जो या इसराइल ने जो गाज़ा के ऊपर अटैक किया, और हमास और इसराइल का जो अटैक अभी चल रहा है, मतलब अभी तो उतना ठंडे वक्त में पड़ गया है, पर जो 2023-2024 का जो गाज़ा का युद्ध था, उसमें ईरान बैक से सपोर्ट कर रहा था हमास को, क्योंकि वो उसका प्रॉक्सी है। सो ये तो बात हुआ इनडायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट। उसके बाद आते हैं जून 13 2025, मतलब इस साल इसराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लाइन लॉन्च किया, क्योंकि उनका कहना है कि ईरान, जो कि उनके लिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है, वो न्यूक्लियर पावर बनने के बहुत करीब आ चुका है। उनका कहना है कि ईरान ने अपना जो यूरेनियम इनरिचमेंट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है। मतलब न्यूक्लियर बम बनाने के लिए आपको यूरेनियम जो मेन कंपोनेंट होता है, मतलब यूरेनियम बेस्ड न्यूक्लियर बॉम्ब का, उसको 99% तक एनरिच करना पड़ता है, तब जाकर आप उसको कह सकते हैं। तो इसराइल का कहना है कि ईरान बहुत करीब आ चुका है उसको करने के लिए, तो इसीलिए उन्होंने ऑपरेशन राइजिंग लायन लॉन्च कर दिया। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। उन्होंने जो उनके जो मेन न्यूक्लियर ठिकाने हैं उन पर मिसाइल दे मारे, ठीक है। और इसके बाद ईरान ने भी रिटेलिएट किया, जो कि उनको करना ही था। और करीब 12 दिन तक, मतलब 12 जून 13 से अभी जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब तक आप मान सकते हैं, उसके बीच जो दोनों तरफ के ऊपर, मतलब ईरान के ऊपर भी और इसराइल के ऊपर भी बहुत सारे बैलिस्टिक मिसाइल से भी हमला किया गया है जून 16 और जून 19 के बीच में, जो कि उनका तो वैसा हमला चल ही रहा था। उसके बाद जून 21 को एंट्री होती है यूनाइटेड स्टेट्स की। मतलब ये तो एकदम वाला माहौल था, क्योंकि मतलब ट्रम्प ने, जो कि प्रेसिडेंट है यूएस का, उनका कहना था कि हम अभी 14 दिन का टेन्योर ले रहे हैं, हम देख रहे हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। बहुत बढ़िया, देखो बहुत अच्छा। पर उसके 2 दिन बाद ही रात को खबर आती है, मतलब इंडिया के पर्सपेक्टिव से रात और यूएस के पर्सपेक्टिव से वो दिन का टाइम था। खबर आती है कि उनके जो B2 स्पिरिट स्टेल्थ बॉम्बर है, उन्होंने जो उनका GPU जो बॉम्ब है, मतलब जैसे बंकर बस्टर बॉम्ब, वो दे मारा है ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पर, जो कि फॉर द नतान्स और इस्ताहान उसका कुछ नाम है, उसके ये 3 साइट के ऊपर दे मारा। और ये अभी बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है, क्योंकि यूएस वॉर में कूद चुका है, मतलब ये बोलना था। फिर होता क्या है कि रात को अब ईरान को रिटेलिएट तो करना था। वो कैसे करेगा, क्योंकि यूएस जो मेन लैंड है उसको तो वो टारगेट नहीं कर सकता, क्योंकि उनके पास वो इतने इतने बड़े रेंज के इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल ही नहीं है कि वो इतने दूर जा सकें। तो उन्होंने यूएस का जो मिलिट्री बेस, जो मिडिल ईस्ट में बहुत सारे बेस है यूएस का, वैसे जो सबसे बड़ा मिलिट्री बेस है जो कि कतर में है,
उनके ऊपर मिसाइल नहीं मारा। और जब रात को ये खबर आई तब ऑब्वियसली क्या रिएक्शन होगा सबका, ये भाई अब तो थर्ड वर्ल्ड वॉर होने वाला है, क्योंकि आप यूएस के मिलिट्री बेस के ऊपर अटैक कर रहे हो तो यूएस चुप तो बैठेगा नहीं, मतलब ये सबका सोचना था, चुप तो बैठेगा नहीं, कुछ तो होगा, बहुत बड़ा कुछ होगा। पर सुबह सुबह ट्रम्प भाई साहब मैसेज कर देते हैं उसके एक दिन बाद, मतलब एक दिन क्या, रात को हुआ, सुबह को मैसेज कर देते कि जो ट्रम्प ये ईरान का जो अटैक था वो बहुत ही ज़्यादा वीक था, हमारा कोई यूएस का सोल्जर भी नहीं मारा गया, बहुत वीक अटैक था, और हम अभी शांति और अमन की बात करते हैं, चलो हम सीज फायर कर लेते हैं उनको। और उसके कुछ देर बाद उन्होंने कह दिया कि मैंने बहुत बड़ा काम कर लिया, मैंने ईरान और इसराइल के बीच टोटल सीज फायर करवा दिया। ये वो ट्वीट करते हैं और कहते हैं कि ईरान इसको 6 घंटे में एक्टिव कर देगा, मतलब सीज फायर को, और इसराइल आने वाले 12 घंटे में इसको मान लेगा। मतलब उनका कहना था कि मैंने ब्रोकर करवाया है उनका सीज फायर ईरान और इसराइल का, मैं तो भाई पीस में करूँ, मुझको नोबेल प्राइज़ दो, ठीक है। तो ये हुआ अभी, ये अभी आज का बात है, मतलब कल का बात है, जब आप ये वीडियो देख रहे हैं मतलब ये कल का बात है। तो ये 24 जून की बात है कि ये हो गया, ठीक है, बहुत बढ़िया। सबको लगता था कि हाँ ठीक है अब तो सीज फायर हो गया ना, तो बहुत बड़ी बढ़िया बात हो गई। पर क्या हुआ अभी, मतलब सुबह को कुछ देर पहले न्यूज़ आई कि ईरान ने फिर से मिसाइल के ऊपर मिसाइल लॉन्च कर दी। किसके ऊपर? इसराइल के ऊपर। इसराइल के जो साउदर्न पार्ट है उसके ऊपर मिसाइल लॉन्च कर दिया। अब साहब ट्रम्प को बोल रहे हैं कि तुम्हारा वन सीज फायर वाला जो प्लान था, सीज फायर वाला जो तुम्हारा ट्वीट था, उसका क्या हुआ? ईरान का कहना है कि हम सीज फायर को नहीं मानते, आपका सीज फायर आप रख लो, ठीक है। अब यूएस के जो प्रेसिडेंट है, मतलब उनको हम मेंटली डिसेबल भी अभी कह सकते हैं, क्योंकि उनका कुछ काम ही उस तरीके से है। वो मीडिया के सामने आकर गाली गलौज कर देते हैं और सबको बोलते हैं कि नहीं वो दोनों अभी पता ही नहीं उसको, वो दोनों क्या कर रहा है। मैं ईरान के ऊपर भी गुस्सा हूँ, मैं इसराइल के ऊपर भी गुस्सा हूँ, ये ट्रम्प का कहना था। और वैसे इस टाइम पे मतलब सीज फायर जब ट्रम्प ने बोल दिया उसके बाद इसराइल का कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, बहुत इंटरेस्टिंग है। उसके बाद रिटेलिएशन के चक्कर में इसराइल ने भी ईरान के तेहरान में, मतलब उनके कैपिटल में मिसाइल दे मारे। मतलब सुबह ट्रम्प बोल रहे हैं कि हमने सीज फायर कर दिया, और पूरे दिन इसराइल ने भी ईरान ने भी इसराइल पे बॉम्ब पे ऊपर बॉम्ब, मिसाइल के ऊपर मिसाइल गिरवा दिया। तो ये सीज फायर मतलब ट्रम्प को अभी कोई सीरियसली ले नहीं रहा, क्योंकि उनका बातों का कोई मतलब भी नहीं है, सेंस भी नहीं है, कोई मतलब नहीं है उसका, उनके बातों का। तो बहुत दुख की बात है, मतलब यूएस के प्रेसिडेंट ऐसे भी हो सकता है, ये भी एक इतिहास वाली बात है। तो अभी जो करंट सिचुएशन है वो ये है कि यूएस ने कहा कि मैंने सीजफायर करवा दिया, ईरान का कहना है कि नहीं करवाया। वैसे उनका फॉरेन मिनिस्टर भी अभी थोड़ा वैसे हिंट दे रहा था कि ठीक है हमने तो आज सुबह जो इसराइल के ऊपर जो अटैक करवाया था तो हमारा तो काम हो गया, हम ठीक है हम सीजफायर मतलब कर सकते हैं, उनका वो ट्वीट देख कर लग रहा था। पर फिर इसराइल ने उनके ऊपर बॉम्ब दे मारे। इसराइल भी अभी कुछ उसके बारे में बोला नहीं है, पर उनका भी वो से ऐसा है कि ठीक है हम अगर बॉम्ब दे मारे हैं अभी हम कर लेते हैं। पर आप एक बात समझिए, ईरान ने इसराइल के ऊपर दे मारा, इसराइल तो चुप बैठेगा नहीं, उन्होंने भी ईरान के जो कैपिटल शहर है मतलब तेहरान के उसके ऊपर मिसाइल दे मारे। तो बात समझ रहे, अब रिटेलिएशन में ईरान को भी कुछ करना चाहिए, मतलब अगर वो चुप रहेगा तो वो मुंह कैसे दिखाएगा। मतलब जो उनके जो सुप्रीम लीडर है आयतुल्लाह अली खमेनी, तो वो अपने जो सिटीजन्स है उसको क्या मुंह दिखाएगा कि इसराइल ने हमारे ऊपर, हमारे कैपिटल के ऊपर अभी भी बॉम्ब कर दिया, हम चुप बैठे, कुछ तो करना पड़ेगा। तो ये सीजफायर अभी भी मतलब एक्टिवेट होता हुआ कहीं से भी दिख नहीं रहा। तो ये अभी का सिचुएशन बहुत ज़्यादा मिस्टअप हो चुका है। ट्रम्प ने फिर से अपना जो रेपुटेशन है इसको गवा दिया। तो अभी बात करते हैं कि जो अभी तक जो चीज़ें हुई, और अगर सीजफायर सच में हो गया तो इसका क्या रिपरकशन हो सकता है, और अगर सीजफायर नहीं हुआ तो ये वॉर, ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये कहाँ तक जा सकती है, जो कि बहुत स्केरी भी है। तो अगर ये सीजफायर हो गया, मतलब ठीक है उन्होंने कहा और एक दिन में नहीं हुआ, वो वैसे गुस्सा भी हो गए, पर एक दो दिन में वो मामला सिमट गया और एक्चुअली में सीजफायर हो गया ईरान और इसराइल के बीच में, फिर क्या होगा? फिर आपको मैं बता दूँ, मतलब डैमेज ईरान का हुआ, पर जो डैमेज करना चाहिए था उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम को पूरी तरह से शट डाउन करने के लिए, मतलब इसराइल के पर्सपेक्टिव से वो नहीं हुआ।
मतलब अभी एक्सपर्ट यही यही कह रहे हैं कि B2 बॉम्बर से जो GPU बॉम्ब गिराया गया था, मतलब बंकर बस्टर बॉम्ब, वो पूरी तरह से उसको ख़त्म नहीं कर पाया। मतलब ईरान ने पहले से ही कुछ कुछ चीज़ें कर ली थी, जिसकी वजह से उनका जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है अभी भी, मतलब वो डैमेज तो हुआ है ऑब्वियसली, पर उसको अभी भी वो बैक ट्रैक कर सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब ख़त्म, टाटा बाय बाय गुड बाय गया, वो नहीं हुआ। तो ये एक चीज़ है। तो इसराइल का मतलब, और अगर एक बात और, इसराइल का जो मोटिव था कि उन्होंने ऑपरेशन राइजिंग लाइन लॉन्च किया, क्यों किया? उनका जो ऑब्जेक्टिव था, वो ऑब्जेक्टिव जो देख के पता लग रहा था कि रेजिंग चेंज था ईरान में, वो तो दूर की बात है, उनका जो न्यूक्लियर प्रोग्राम वो भी मतलब पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ। तो इसराइल के लिए तो एक बहुत बड़ा सेटबैक है, ये तो एक बात है। और ईरान के लिए भी एक बहुत बड़ा सेटबैक इसलिए है क्योंकि उनको भी 700 से 800 शायद लोग मारे गए हैं, सिटीजन्स, वो बहुत दुख की बात है। और बहुत सारे न्यूक्लियर साइंटिस्ट भी, बहुत सारे न्यूक्लियर साइंटिस्ट भी मारे गए हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, उनका जो फैसिलिटीज़ है, मतलब उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो भी डैमेज हुआ है, ये तो बात है। पर इस वॉर, ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये अगर यहीं पे ख़त्म हो गया, सीज फायर हो गया, तब मैं आपको बता दूं, ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है, ईरान उसको और प्रायोरिटी पे लेगा, और मतलब और एफर्ट देगा कि हम ना भाई, हमें तो भाई करना है, हम तो भाई न्यूक्लियर बॉम्ब बना के रहेंगे। और जो IAEA है, मतलब इंटरनेशनल बॉडी है जो कि पूरे दुनिया के अंदर जितने भी न्यूक्लियर देश हैं उनके ऊपर नज़र रखता है कि मतलब क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, कोई अगर इमरजेंसी हो गया तो उसमें वो हेल्प करते हैं। उसको तो ईरान अपने देश में अभी घूमने नहीं देगा, क्योंकि इनके मदद से वो ये भी कह सकते हैं कि यही जो ऑफिशियल है, वो ईरान के जो एक्चुअल न्यूक्लियर प्रोग्राम के अंदर की बात है, वो जानते थे, जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट है उनको जानते थे। तो इसराइल को कैसे पता लगा? मतलब IAEA इसके ही कई डेटाबेस से, अभी कई लोगों से वो चीज़ें लीक हुई है। तो ईरान अभी जो उनका जो न्यूक्लियर प्रोग्राम था, उसको और भी अभी अभी थ्रस्ट में डाल देगा, और भी तेज़ कर देगा, और भी ज़्यादा सिक्रेटिव कर लेगा कि कहाँ पे। जैसे कि अभी तो पता था कि फॉर्दो और नतांज यहाँ पे उनके न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं, पर अभी उनके जो एक्चुअल न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ वो फ्यूचर में बनाएंगे, वो किसी को भी पता नहीं चलेंगे कि भाई कहाँ है। ये तो एक बात है। ये इसराइल के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है, बहुत बड़ा सेटबैक है, क्योंकि वो एक परमानेंट सोल्यूशन चाहते थे इसका, जो कि नहीं हो पाया। और तो ये हुआ इसराइल और ईरान की बात। और इंडिया के अगर पर्सपेक्टिव से देखा जाए, तो हमें मिडिल ईस्ट में शांति चाहिए। हमारे लिए मिडिल ईस्ट में शांति ही अच्छा ऑप्शन, क्योंकि अगर जो स्टेट ऑफ हॉर्मूज है, अगर वो ईरान ने पैनिक में आकर बंद कर दिया, तो ये हमारे लिए भी एक मतलब बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। ये हमारे लिए क्या है, ये चाइना और जो बाकी कंट्रीज है उसके लिए भी प्रॉब्लम हो जाएगा। तो हम तो शांति चाहते हैं कि भाई शांति। पर हाँ, हम ये देख भी सकते हैं कि उनके दोनों का अपना 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 इंटरेस्ट है, तो वो क्या करते हैं अभी देखना पड़ेगा। पर यहाँ पर सबसे बड़ा जोकर तो मेरे ख्याल से सज गया ट्रम्प, क्योंकि ना उनके कोई बात कोई सुन रहा है, ना और अभी जो उनका बचा कुछ इज्जत था वो भी वो बेच खाए कि हाँ मैं तो भाई सीज फायर करवाता हूँ, मैंने तो सारे देश में सीज फायर करवाता हूँ। पर कोई उनको बात को सीरियसली लेता नहीं है, क्योंकि वो अब सुबह सुबह एक बात करते हैं और रात को वही बात को झुटला देते कि भाई मैंने तो कहीं नहीं था। सुबह बात करते कि मैं 14 दिन का टाइम ले रहा हूँ, मैं अभी देखूंगा कि क्या करना है, ये नहीं करना है। रात को बोल देते कि B2 बॉम्बर ने उड़ा दिया उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़। भाई क्या बात है, अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। फिर सुबह को फिर से मैसेज करते हैं कि नहीं भाई, मतलब ट्वीट करते हैं कि नहीं भाई, हम तो भाई सीज फायर कर लेंगे, हम तो सीज फायर कर लिया, हम तो मतलब अभी शांति दूत बन गए हैं। तो उनका भी कोई जो ट्वीट है, उनका जो स्टेटमेंट है, उसका कोई स्टेबिलिटी नहीं है। तो हमें जो उनके ऊपर तो मतलब क्या ही बोले अब। सो ये है पूरा सिनेरियो। उम्मीद है कि आपको जो टाइमलाइन है वो समझने में थोड़ा आसानी हुआ होगा कि मतलब क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ और अभी क्या चल रहा है। तो देखते हैं क्या होता है। और अगर सीज फायर नहीं हुआ, तो मैं ये आपको बता दूं कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है बहुत दूर तक जा सकता है, जो कि ईरान और इसराइल सिर्फ इन दोनों देश के ऊपर ही नहीं, पूरे दुनिया के ऊपर इफेक्ट कर सकता है। मतलब अभी क्या जा रहा है, वैसे ये अभी बताना बहुत अर्ली होगा कि जो ये कॉन्फ्लिक्ट है ये अभी एंड हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि अभी देखना पड़ेगा कि क्या होगा। तो अगले मतलब कम से कम 1 से 2 दिन तो आपको देखना होगा कि ये सीज फायर एक्टिवेट हुआ नहीं हुआ। अगर हुआ तो क्या कंडीशन रखे गए, अगर कंडीशन नहीं रखे गए तो उसके ऊपर क्या स्टेटमेंट आ रहा है, तो उसके ऊपर देखना पड़ेगा। तो अभी तक यह है सिनेरियो। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया, कुछ सीखने को तो मिला होगा एटलीस्ट, और आपको ये जो कॉन्फ्लिक्ट, ये जो मतलब पूरा जो मेस्ड अप सिनेरियो है, इसको समझने में थोड़ी आसानी हुई होगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।